Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमने लास्ट लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डेराइव किए थे. नंबर वन, relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, और दूसरा relative velocity before collision and after collision are equal बट रिवर्स्ड. तो इन दो रिज़ल्ट्स के बाद हमने दो फार्मूले लिखे थे जो फाइनल वेलोसिटीज़ के थे कि अगर हमें m1, m2, v1, v2 इन चार वेरिएबल्स का पता हो कि दोनों बॉल्स का मैस क्या है जो कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिकली, और दोनों बॉल्स की बिफोर कोलिजन स्पीड्स क्या हैं, तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड क्या होगी. तो हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम के दो फार्मूले लिखे थे जो हमने बताया था कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम के दो रिलेशंस आ जाते हैं. और बात हुई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट केसेस की तरफ चलेंगे. तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर के साथ कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ कर दिया कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. तो आज के लेक्चर में हम वो स्पेशल केसेस की बात करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, चार केसेस. इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं कि बॉल्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, उनके मैसेज डिफरेंट हों. तो लेकिन हमारे जो चार केसेस हमारे सिलेबस के हैं, अगर हमने ये चार केसेस समझ लिए तो इसके अलावा भी कोई केस होगा तो हम समझ पाएंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा लर्निंग आउटकम है आज के लेक्चर का वो है स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स. तो सबसे पहले केस वन की तरफ चलते हैं. केस वन ये है कि अगर दो जो कोलाइडिंग बॉल्स हैं उनका मैस इक्वल हो, तो यानी m1 इक्वल हो m2 के. मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बोल देता हूँ कि हमने जब ये सिचुएशन बनाई थी कोलाइडिंग बॉल्स वाली, वो सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि एक बॉल यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है m1 वेलोसिटी v1 से, और दूसरा बॉल मूव करता हुआ जा रहा है वेलोसिटी v2 से. दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे और जो पहले बॉल की वेलोसिटी थी वो दूसरे बॉल की वेलोसिटी से ज़्यादा थी. इफ़ v1 इज़ ग्रेटर दैन v2 तो डेफिनेटली कोलिजन होगी. ये v1 v2 से कोलाइड करता है और कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटीज़ होती हैं हमने उनका नाम रखा था v1 प्राइम एंड v2 प्राइम. और हमने ये सपोज किया हुआ है कि कोलिजन होने से पहले और बाद में मैसेज नहीं चेंज हुए. और अगली बात हम मान के चल रहे हैं कि ये इलास्टिक कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन है, यानी ये हेड ऑन कोलिजन है. वन डायमेंशनल कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें कोलिजन से पहले और बाद में रास्ता नहीं बदलता, वो स्ट्रेट लाइन में बॉडीज चल रही हैं तो कोलिजन के बाद भी वही लाइन रहती है. तो ये सिचुएशन थी और हम ये अब सपोज कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि इसी सिचुएशन में जो दो बॉल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जिसमें मैं पहले बॉल का मैस m1 कह रहा हूँ और दूसरे बॉल का मैस m2 कह रहा हूँ, मान लें ये दोनों मैसेज इक्वल हैं. तो अगर m1 इक्वल हो m2 तो कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज कैसी होंगी, हम इस तरफ चलेंगे. मतलब हमने चारों केसेस में यही करना है कि मान लें कि पहली मरतबा हम मान लेते हैं कि m1 इक्वल है m2 और देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी. केस टू में भी हम यही देखेंगे कि मान लें कि m1 m2 के इक्वल और दूसरा बॉल रेस्ट पर है, तो फिर देखेंगे फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी. तीसरे केस में हम देखेंगे कि अगर जो कोलाइड कर रहा है बॉल आकर m1 जिसका मैस है वो बहुत छोटा मैस हो और जो दूसरा बॉल जिससे जाके टकराना है उसने वो बहुत लार्ज हो, उसका मैस बहुत ज़्यादा हो और दूसरा बॉल रेस्ट पर भी हो, तो फिर फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी आफ्टर कोलिजन. और चौथे केस में हम देखेंगे कि जो बॉल आके कोलाइड करने वाला है उसका मैस बहुत ज़्यादा हो और जिससे कोलाइड करना है वो बहुत छोटा मैस हो और रुका हुआ हो, तो फिर कोलिजन के बाद कैसी वेलोसिटीज़ होंगी. ये चार केसेस हैं, मैंने इसलिए बोल दिए ताकि जब मैं करूँगा तो आपको याद हो जाएगा. जब मैंने एक दफ़ा पहले से बोल दिया है, अब मैं साथ साथ जल्द करता रहूँगा तो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा. तो पहला केस जिसमें m1 अगर m2 के इक्वल हो, तो जैसे ये देख लें बॉल m1 जो वेलोसिटी v1 से जा रहा था और बॉल m2 जो वेलोसिटी v2 से जा रहा था, मान लें ये दोनों मैसेज इक्वल हैं. अगर ये दोनों मैसेज इक्वल हैं तो मैं इनका नाम m रख लेता हूँ. आप ऐसे समझ लें कि दोनों बॉल्स का मैस 5 किलोग्राम है. तो अब v1 प्राइम का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि v1 प्राइम होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2.
अब यहाँ पर जहाँ जहाँ M1 और M2 लिखा हुआ है, आप मान लें यहाँ पर मैं 5 5 प्लग कर देता हूँ या M प्लग कर देता हूँ, जो तो अगला रिलेशन बनेगा वो बनेगा V1 प्राइम इक्वल हो जाएगा M1 और M2 की जगह मैंने M ही लिख दिया, तो ये बन गया M माइनस M ओवर M प्लस M इंटू V1। और जो दूसरी टर्म है उसमें M2 और M1 की जगह भी अगर M ही लिख दिया जाए तो ये बन जाता है 2M ओवर M प्लस M। अब आप चेक कर ले कि यहाँ पर जो M और ये माइनस M, ये M माइनस M कैंसिल हुआ तो न्यूमिरेटर में ज़ीरो बन गया। और अगर न्यूमिरेटर ज़ीरो है तो ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें, जवाब ज़ीरो हो जाता है, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। और जो सेकंड टर्म है उसमें 2M और जो डिनोमिनेटर है वो भी M प्लस M हो जाएगा 2M। अब 2M और 2M अगर कैंसिल हो तो बचता है 1, अगर प्लस माइनस में कैंसिलेशन हो तो बचता है 0, और अगर ऊपर नीचे फ्रैक्शन के अंदर कैंसिलेशन हो तो फिर हमारे पास बचता है 1। तो 2M 1s आर 2M, ये कैंसिल होता है तो हमारे पास बच जाता है V2। तो 0 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V2, तो V1 प्राइम इक्वल हो गया V2। अब आप देखिए इसको हमने रीड कैसे करना है, मैं आपको एक मरतबा इसको रीड करना सिखाऊंगा, अगला सारा जो पोर्शन आ रहा है केसेस का उसमें आप खुद रीड करना सीख लेंगे। तो आप देखिए इसको रीड करने का अंदाज़ है, ये लिखा हुआ है V1 प्राइम का मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, प्राइम का मतलब आफ्टर कोलाइजन। मैं फिर बोलता हूं, ये लिखा हुआ है V1 प्राइम का मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू V2। V2 मींस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलाइजन, क्योंकि प्राइम नहीं लगा हुआ। अगर प्राइम लगा होगा या डैश लगा होगा तो वेरिएबल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर कोलाइजन है, और अगर डैश या प्राइम नहीं है तो इसका मतलब बिफोर कोलाइजन। तो मैं दोबारा बोलता हूं, V1 प्राइम इक्वल टू V2 आने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलाइजन। बिल्कुल इसी तरह अब V2 प्राइम वाले रिलेशन को देख लेते हैं। तो V2 प्राइम का फार्मूला सबसे पहले आपके सामने मैंने लिख दिया। अब इसके बाद अगेन जहां जहां पर M1 और M2 है वहां वहां पर हम M प्लग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2M ओवर M प्लस M2 माइनस M1 की जगह अगेन M माइनस M प्लग करूंगा तो ये M माइनस M कैंसिल होगा। तो जो सेकेंड टर्म है आपकी बार ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि M माइनस M ज़ीरो होगा और ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें जवाब ज़ीरो, तो ये हमारे पास बन जाता है 2M ओवर 2M इंटू V1 प्लस ज़ीरो। अगेन ये 2M से कैंसिल होगा, ऊपर नीचे 1 बचेगा, तो फाइनल रिलेशन आ गया V2 प्राइम इज इक्वल टू V1। तो हम अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 का मतलब बनता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलाइजन। तो ये आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं। तो ये दो जो हमारे पास कंक्लूजन्स बनते हैं वो थ्योरेटिकली अगर आपको लिखना हो तो वेरी सिंपल, आप फार्मूले को देख के लिख सकते हैं। दोबारा एक दफ़ा बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलाइजन, और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसमें वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलाइजन। तो ये केस 1 था। अगर आपने केस 1 में जो गिवन था सबसे पहले कि मान ले दोनों मैसेज इक्वल हैं, और कैसे इन दोनों मैसेज के इक्वल होने को, यानी मान लें कि दोनों मैसेज 5-5 kg हैं, इनको फार्मूलों में जो प्लग किया है उसके बाद जो फाइनल रिलेशन पर हम पहुंचे हैं, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो अगले 3 केसेस इससे ज़्यादा आसान आपको लगने वाले हैं। ये डायग्राम भी एक दफ़ा देख लें कि V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 के बाद जो डायग्राम बनी हुई है उसमें भी यही बात कि V1 प्राइम इक्वल टू V2 एंड V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 डायग्राम के अंदर भी दिखा दिया गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसके बाद केस 2 की तरफ चलें। तो केस 2 में हम ये सपोज करते हैं कि अगर दोनों बॉल्स का मैस इक्वल तो है जो केस 1 में था, लेकिन मान लें अब जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पर है। और मैं आपको एक और बात बल्कि बताता चलूं कि अब केस 2 में भी हमने ये सपोज करना है कि सेकंड बॉल रेस्ट पर है, केस 3 में भी, केस 4 में भी। ये याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, भूलना नहीं। केस 2, केस 3, केस 4 तीनों केसेस में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ केस में एक बात कॉमन है कि हमने सेकंड बॉल को रेस्ट पर माना हुआ है। मतलब हम सिचुएशन ये बना रहे हैं कि ये बॉल आकर टकराएगा और जिस बॉल से टकरा रहा है वो रुका हुआ है। तो अब ये सिचुएशन है।
तो अगर दोनों बॉल्स का मैस इक्वल है और ये बॉल रुका हुआ है, तो जैसा कि आपने केस 1 में पढ़ा वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें भी ऐसा होता है या नहीं, और हमें फाइनल वेलोसिटीज का जो रिलेशन बनता है वो कैसा आता है। तो अगेन ये सिचुएशन में बिफोर कोलिजन आपको दिखा दिया कि V2 0, V2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब सेकेंड बॉल रेस्ट पर है। और अगर मैं अगेन मान लूं कि M1 और M2 इक्वल हैं, आइए इसका नाम M रख लेते हैं। आप कंसिडर कर लें कि 5 किलोग्राम दोनों बॉल्स का मैस है। नाउ अगेन फार्मूले में वैल्यूज प्लग करें तो हमारे पास अब की बार ये V2 0 होने से ये वाला तो पूरा फैक्टर 0 हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि अब की बार ये जो V2 है ये 0 है। और V2 0 होने का मतलब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें जवाब 0, तो V2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड पूरी टर्म के साथ, तो सेकंड टर्म 0 हो गई। और जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगेन m माइनस m आ गया, कैंसिल होगा, तो न्यूमिरेटर हो गया 0 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब कि V1 प्राइम बराबर हो जाएगा 0। कैसे कंक्लूड करेंगे और स्टेट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू 0। और एग्जैक्टली सेकंड जो पोर्शन है V2 प्राइम के लिए उसमें ये वैल्यूज प्लग करें तो V2 अगेन ये खत्म हो जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगेन M1 और M2 की जगह MM प्लग करूं तो ये 2M ओवर 2M वाली शक्ल आ जाती है, तो ये भी कैंसिल होता है, तो V2 प्राइम हमारे पास आ जाता है V1। मतलब आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी जो बिफोर कोलिजन थी वो होगी। तो कैसे रीड कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन। आप देख सकते हैं अगेन जैसे केस 1 में इंटरचेंज हुआ था तो यहां पर भी वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई हैं। तो ये सेकंड केस था, मैंने बोला था ये आपको आसान लगा होगा क्योंकि केस 1 मैंने ज़्यादा वजाहत के साथ बोल दिया था रिवाइज करते हुए। तो मैं दोबारा एक दफ़ा बोलता हूँ, केस 1 की सिचुएशन ये थी कि दोनों बॉल्स का मैस हमने इक्वल माना और ये वैल्यूज़ प्लग करके हमने V1 प्राइम और V2 प्राइम को एवेल्युएट किया। और केस 2 में हमने सेकंड बॉल को रेस्ट पे रखते हुए यानी V2 जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर 0 प्लग किया और M1 और M2 को अगेन इक्वल माना और हमने केस को स्टडी किया, तो हमारे पास अगेन फाइनल वेलोसिटीज़ हासिल हुई जिनको हमने कंक्लूड किया। अब केस 3 ये है कि हम ये मान लेते हैं कि एक बहुत लाइट बॉडी है जो एक मैसिव बॉडी जो कि रेस्ट पर है उससे जाकर टकरा रही है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, दोबारा अब आया है, अब बार बार सुनने से आपको याद होगा कि हमने ये सपोज किया हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2। और अगली बात मैंने कहा अब हमने तीनों केसेस में सपोज करनी है कि V2 0 है। तो अगर M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2, आप ऐसे समझ लें कि अगर M2 का मैस M2 जिससे बॉल जाके टकरा रहा है वो बहुत बड़ा मैस है, मान लें 10,000 kg है, और जो बॉल आके टकरा रहा है मान लें वो 1 kg है, तो कोलाइडिंग बॉल का जो मैस है वो जो जिससे जाके उसने टकराना है उसके मुकाबले में इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल सपोज कर सकते हैं। तो अगर नेग्लिजिबल सपोज करना है तो हम इस अंदाज में लिखते हैं कि मान लें लेट M1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और ये बिल्कुल ठीक सपोजिशन है कि अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि M1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, उसकी रीज़न कि हमने ये कहा कि M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन M2। तो अगर ये बहुत छोटा है, मैंने एग्जांपल दी कि जो रुका हुआ मैस है बहुत बड़ा 10,000 किलोग्राम का एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा बॉल उसके साथ 1 किलोग्राम का जाके टकराए, तो आप ज़रा कॉमन सेंस से सोचें क्या होना चाहिए टक्कर के बाद। कॉमन सेंस ये कहती है कि जो बहुत बड़ा मैस है जिससे कोलिजन हो रही है उसकी वेलोसिटी वो पहले भी रुका हुआ है वो बाद में भी रुका रहेगा, जो आके टकराएगा यकीनन उसको टकरा कर वापस चले जाना चाहिए उतनी स्पीड से या उतनी वेलोसिटी से। आइडियली से मुराद कि हम सपोज कर रहे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन हमें ये बात बताता है कि नहीं, कि जो हम कॉमन सेंस से सोच रहे हैं, और फिजिक्स की ब्यूटी ये है कि जो आप कॉमन सेंस से सोचते हैं और जो प्रैक्टिकली होना चाहिए या जो आप देखते हैं बज़ाहिर होता है, फिजिक्स के रिजल्ट्स बताते हैं कि वाकई वैसा होता है। आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने डायग्राम कि बहुत छोटा सा मैस जाकर टकरा रहा है एक बहुत हैवी मैस के साथ, और वो जो बहुत हैवी मैस है वो इनिशियली रुका हुआ है यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, V2 इज इक्वल टू 0। अब V1 प्राइम का फार्मूला लिख दिया। अब क्या करूंगा, ये V2 तो 0 होने की वजह से ये तो खत्म हो गया। अब जहां जहां पर M1 है वहां पर हम 0 प्लग कर दें तो हमारे पास जो अगला रिलेशन बनता है वो बनता है -M2 ओवर M2 इंटू V1। अब ये M2 और ये M2 कैंसिल
तो हमारे पास v1 प्राइम इक्वल आ जाता है माइनस v1, क्योंकि ये m2 और m2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच गया v1 प्राइम इक्वल आ गया माइनस v1। तो कैसे इसको रीड करेंगे या कंक्लूड करेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलाइजन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब चेक कर लें, जो हमने कॉमन सेंस से सोचा था वैसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये बॉल आके टकराएगा छोटा सा बॉल, और टक्कर खाने के बाद वापस उतनी वेलोसिटी या स्पीड से वापस लौट जाएगा। और जो दूसरा बॉल जिसे टक्कर हुई है उसको क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस कहती है उसकी वेलोसिटी पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो इतना हैवी मैस है, छोटे से पत्थर के टकराने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए देख लेते हैं मैथमेटिकल रिलेशन ये बताता है कि नहीं। तो v2 प्राइम का फार्मूला लिखा, इसमें अगेन ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, तो उसकी जगह जीरो आ गया। अब जहां जहां पर m1 था वहां पर अगर जीरो प्लग करें तो न्यूमिरेटर में 2 इंटू जीरो ओवर m1 की जगह जीरो प्लस m2 इंटू v1 आया। तो आप चेक कर लें, न्यूमिरेटर में जीरो आने का मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करें जो आप जीरो, तो राइट हैंड साइड जीरो हो गई, जिसका मतलब v2 प्राइम इज इक्वल टू जीरो मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी जीरो। तो आप चेक कर लें, जो बिफोर कोलाइजन वेलोसिटी थी वो जीरो थी सेकेंड बॉल की, तो आफ्टर कोलाइजन भी आ गई जीरो, यानी उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायग्राम में भी आप देख लें, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v1, वो उसी वेलोसिटी से वापस लौट गया है आफ्टर कोलाइजन वाली डायग्राम, ये जो आपके सामने। और जो सेकंड बॉल है v2 प्राइम वो अभी भी जीरो है। इसके बाद बच्चों लास्ट केस की तरफ चलते हैं। लास्ट केस, ये जो थर्ड केस पड़ा है इसी का रिवर्स है। यानी अब हम ये सपोज करते हैं कि जो बॉल आकर टकराने वाला है वो बहुत मैसिव है, और आगे जो रुका हुआ बॉल है वो छोटी सी गोली है जो रुकी हुई है, ये समझ लें। एक बहुत बड़ा गोला आके टकरा रहा है और बहुत छोटी सी रुकी हुई गोली से, यानी जो m1 है वो वेरी मच ग्रेटर देन m2 है। m1 एक सर्टन स्पीड से मूव कर रहा है, और जो m2 छोटी सी गोली है उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो, यानी वो रुका हुआ है, यानी v2 इज इक्वल टू जीरो है। तो आप कॉमन सेंस से सोचे क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस ये कहती है कि वो जो v1 वेलोसिटी से आके टकराएगा उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आने वाला। वो v1 से मूव कर रहा था, कोलाइजन के बाद भी उसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। वो 10,000 किलोग्राम का पत्थर 1 किलोग्राम के पत्थर से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन वो जो छोटा सा बॉल है वो डबल स्पीड से भागेगा। आइए देखते हैं मैथमेटिकल रिलेशन इसके साथ अग्री करता है या नहीं करता। तो इसी सीक्वेंस में केस 4 की हेडिंग ये बनाते हैं हम कि व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी या लाइट बॉडी विच इज एट रेस्ट। तो अब की बार सपोज ये किया हुआ है कि m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, और अगेन सेकेंड बॉल रेस्ट पर है। तो अब की बार अगर m2 बहुत छोटा है m1 से, तो फिर हमें सपोज कर लेना चाहिए लेट m2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और यही अब हमने फार्मूलों में करना है, v1 प्राइम और v2 प्राइम के फार्मूलों में जहां जहां पर m2 होगा वहां वहां पर हम जीरो प्लग कर देंगे। तो अब बिफोर कोलाइजन देख लें, m1 मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, और जो छोटा सा बॉल m2 है जिसका मैस बहुत कम है वो इनिशियली रेस्ट पर है। अब ऐसा करते हैं कि v1 प्राइम के फार्मूले में जहां जहां पर m2 है वहां पर जीरो प्लग करें। v2 पहले ही जीरो होने की वजह से ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। अब यहां पर m2 की जगह भी जीरो प्लग करना है, और ये नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले m2 की जगह भी जीरो प्लग करें। और इसके बाद हमारे पास बचता है m1 और m1 इंटू v1 प्लस जीरो। अब ये m1 और m1 ऊपर नीचे कैंसिल हो तो हमारे पास v1 प्राइम इक्वल आ जाता है v1। तो जिसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलाइजन, यानी वो बहुत मैसिव बॉल की वेलोसिटी पर कोलाइजन के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इसके बाद v2 प्राइम को देखने के लिए अगेन यही काम करेंगे। ये v2 जीरो होने का मतलब ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, ये वाली टर्म मुकम्मल खत्म हो गई, और m2 जहां पर था वहां पर जीरो प्लग किया, और m2 की जगह जीरो प्लग करने से हमारे पास बच जाता है 2m1 ओवर m1 इंटू v1 प्लस जीरो। ये m1 इस m1 से कैंसिल हो तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बच जाता है 2v1, यानी v2 प्राइम इक्वल टू 2v1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलाइजन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स या ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलाइजन।
तो यही हमने कॉमन सेंस से सोचा था कि जो छोटी सी गोली रुकी हुई है, जब इतना हैवी बॉल उसे टकराएगा तो वो डबल स्पीड से मूव करेगी। और यही डायग्राम आप देख लें कि आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, v1 प्राइम v1 के इक्वल होगा और जो v2 प्राइम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ v1 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सिलेबस के 4 केसेस थे। इसके बाद एक असाइनमेंट आपकी खिदमत में रखता हूँ कि एक MCQ की शक्ल में कि अगर दो स्फीयर्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में और उनकी स्पीड्स हैं u1 और u2 बिफोर कोलिजन, और अगर मैं कह लूँ कि आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ या स्पीड्स हैं v1 एंड v2, मैं वेलोसिटी कह लूँ स्पीड कह लूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। मैं ये बता चुका हूँ आपको साइन कन्वेंशंस में। इन द डायरेक्शंस शोन बिलो, ये डायग्राम भी देख लें कि ये दो बॉल्स हैं बिफोर कोलिजन, ये एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो बिफोर कोलिजन पहले बॉल की वेलोसिटी u1 है, दूसरे बॉल की वेलोसिटी u2 है, जबकि आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल्स राइट साइड पर चलना शुरू हो जाते हैं। पहला वेलोसिटी v1 से और दूसरा वेलोसिटी v2 से सेम डायरेक्शन में चलते हैं। पहले अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए, तभी अप्रोच करेंगे, और आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में अगर चलना शुरू कर दें तो क्वेश्चन है कि विच इक्वेशन इज करेक्ट इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। और पहली ऑप्शन है कि u1 माइनस u2 बराबर होगा v2 प्लस v1, बी ऑप्शन u1 माइनस u2 इक्वल होगा v2 माइनस v1, और सी ऑप्शन है कि u1 प्लस u2 इक्वल होगा v2 प्लस v1, और डेल्टा ऑप्शन u1 प्लस u2 इक्वल होगा v2 माइनस v1। मैं आपको हिंट देता चलूँ, अभी जो हमने चारों केसेस पढ़े थे ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के ही केसेस थे, और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन या इलास्टिक कोलिजन के होने के लिए आपने डेरिवेशन में सीखा हुआ है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये वाला पॉइंट काम नहीं आता कि वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करती है। क्या काम आता है, आइए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप याद करें, आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ते हुए जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लगाकर जो फाइनल रिलेशन बनाया था वो था कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल बट रिवर्स, या आपने पढ़ा हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वो जो रिलेशन आया था, अगर ये वाला रिलेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला होल्ड करवा दे तो इसका मतलब ये रिलेशन तभी होल्ड करता है जब कोलिजन इलास्टिक होती है। तो ये एक हिंट मैंने आपकी खिदमत में रखा है, वो रिलेशन याद करें कि जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इनमें से आपने चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को ओबे कर रहा है वही करेक्ट ऑप्शन होगी। इंशाल्लाह जब मैं असाइनमेंट वाले लेक्चर्स करूंगा वो बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ जाने वाले हैं। इसके फ़ौरन बाद तो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और एक्सप्लोजिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एक दो और एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद हमारे आखिरी लेक्चर्स आने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से, और उसके फ़ौरन बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं सारी असाइनमेंट्स जो हर लेक्चर में मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, जो आपके करने का काम है, वो फिर इंशाल्लाह मैं एक एक करके सारी असाइनमेंट्स करूँगा। हो सकता है एक लेक्चर में हम 3-4 असाइनमेंट्स कर लें इंशाल्लाह। तो तब आपको ये बात फिर ये जो मैंने अभी हिंट दी है वो मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसको आप कोशिश करें सॉल्व करने की, और आपकी अकल के मुताबिक और आपने जो फिज़िक्स सीखी है उसके मुताबिक जो आंसर बनता है वो ज़रूर आप कमेंट्स के अंदर वो आंसर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफ़िज़।